तो नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का हम लोग फोर्थ वीडियो बनाने वाले हैं। ये फोर्थ और आखिरी वीडियो होने वाला है हमारा, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था। लास्ट वीडियो में एक टॉपिक मैंने डाला था, मगर उसका हम लोग उसे कंप्लीट नहीं किए थे। वी मूव्ड ऑन, तो उसको हमें खत्म करना है। एंड द टॉपिक इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एक करंट के लूप एक लूप है जिसके अंदर तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसको तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। तो जब भी एक कंडक्टर जिसके अंदर तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, जिस तरह से उसका ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक करंट लूप है, करंट लूप होने के कारण वो क्या करेगा, वो भी तुम्हारा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। सो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी बी सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक जा रहा है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ तुम्हारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो ये लूप है इट्स इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की जो साइड्स है हमारे पास वो है ए और बी, ठीक है। सो दिस इज ए, दिस होल थिंग इज ए एंड दिस इज हमारा बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी। ए बी और सी डी की वैल्यू बी है और तुम्हारा ए डी और बी सी का वैल्यू ए है। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। नाउ केस वन, जब तुम्हारा लूप जो है, करंट का जो लूप है अगर तुम्हारे फील्ड के पैरेलल हो, दैट मींस फील्ड तुम्हारी ऐसे जा रही है, फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, और इस फील्ड में जाने वाला जो लूप है उसको तुमने क्या कर रखा है, पैरेलली रखा हुआ है, ठीक है। दैट इज द प्लेन ऑफ द लूप के साथ तुम्हारा जो कंडक्टर है वो पैरेलल है। तब क्या होगा, ठीक है। द रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड सच दैट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द लूप ऑफ द प्लेन। नो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द आर्म्स एडी एंड बीसी। क्यों? जब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होता है ये लूप, तो एडी और बीसी ये दोनों के दोनों साइड्स हैं हमारे, दिस इज बीसी एंड दिस इज एडी, है ना, इस डायग्राम के हिसाब से। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास क्या हो रहा है, जो एडी है, एडी इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे भी करंट तुम्हारा इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। करंट का डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द डीएल, आईबीएल साइन थीटा वाला। फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी होता है तुम्हारे पास। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दोनों तुम्हारे पैरेलल होने के कारण एल क्रॉस बी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दीज टू। ये इन दोनों के बीच में कोई तुम्हारा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, यहां पे इस और इस वाले साइड में कोई तुम्हारा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। नाउ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन a force F1 on AB और F2 on CD तुम्हारा कर रहा है, ठीक है। ये है तुम्हारा AB और ये है तुम्हारा हो गया CD, ठीक है। इन दोनों के दोनों साइड्स में तुम्हारा क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब इस फोर्स एक्सपीरियंस जो तुम्हारा हो रहा है इसको तुम किस तरह से डायरेक्शनली देखोगे, तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है इस तरफ से, ठीक है। तुम्हारा इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सॉरी, तुम्हारा यहां पे करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है तुम्हारा, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा किस तरफ है, इस तरफ है। सो तुम्हारा जो फोर्स है इसके ऊपर, ए बी के ऊपर बाहर निकल के आएगा, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सीडी के अंदर क्या हो रहा है, सीडी के अंदर करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के अंदर है, और तुम्हारा यहाँ पे जो फोर्स है अंदर की तरफ जा रहा है। सो ए बी पे बाहर की तरफ आ रहा है और सी डी पे अंदर की तरफ जा रहा है। फोर्स बिल्कुल सेम इन मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। समझ में आ गया ये बात, ठीक है। यहां तक एनी डाउट्स? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बी इज गिवन एज आई एल बी साइन थीटा। नाउ यहां पे जो करंट है तुम्हारा, करंट इज लिटरली परपेंडिकुलर टू व्हाट, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऐसा है और ऐसा आ रहा है। तो दोनों के दोनों केसेस में तुम्हारा जो करंट है वो परपेंडिकुलर हो जा रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा विल बिकम 1, ठीक है। सो हमारा जो F1 का वैल्यू है, F1 विल बिकम इक्वल टू आई एल बी, खत्म।
ठीक है, यहाँ पे आई एल बी होना चाहिए, मगर हमारा जो एल है, एल इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर इस तरफ कितना है, दिस इज बी एंड दिस इज ए, राइट। सो अगर ये बी है तो हमारा आई बी बी हो जाएगा, आई स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। दिस विल बी द फोर्थ वन, F1। F2 के ऊपर भी सेम फोर्स लगेगा, मगर नीचे की तरफ लग जाएगा बस, ठीक है। हाँ, F2 के ऊपर भी सेम फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूडनली दोनों के दोनों सेम है। F1 and F2 are equal and opposite, so the net force on the loop is zero, but line of action of F1 and F2 are opposite and parallel। दोनों के दोनों तुम्हारे क्या है, opposite भी है और parallel भी है एक दूसरे के। तो क्या होगा, जब तुम्हारे पास लाइन ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, दैट मींस फोर्स तुम्हारा एक इस तरफ और एक इस तरफ नहीं है, फोर्स तुम्हारा क्या है, ऐसा है। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, दे आर इक्वल इन नेचर। तो क्या होगा, तुम्हारा रोटेट करना शुरू करेगा, यू विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, दैट इज उनके सेंटर के थ्रू तुम्हारा वो पूरा का पूरा जो कंडक्टर है वो रोटेट करने लग जाएगा। F1 and F2 are equal and opposite, so the net force on the loop is zero, but line of action of F1 and F2 are opposite and parallel, so they form a couple। couple क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बट एट डिफरेंट डायरेक्शंस बिटवीन, दोनों के बीच में अ डिस्टेंस भी अगर हो तो तुम्हारा रोटेशन हो जाता है, द लूप विल स्टार्ट टू रोटेट। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितनी दूरी है तुम्हारे पास, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, यहां पे भी तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट ही हो रहा है, यहां पे भी क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। सो T1 और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय A बाय 2। अब ये A बाय 2 कहां से आ गया, हाँ, दिस A बाय 2 केम फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ तुम्हारा जो लूप है, योर लूप इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये जो लूप है तुम्हारे इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इज रोटेटिंग ऑन दिस एक्सिस। अब इस एक्सिस पे अगर तुम्हारा ऐसे ऐसे करके रोटेट करता जा रहा है, इसी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, और ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो है, हाउ फार आर दे फ्रॉम द एक्सिस, A बाई 2। अगर ये पूरा का पूरा साइड A है तो आधा क्या हो जाएगा उसका, A बाई 2। सो ये तुम्हारा A बाई 2 हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, A बाई 2 हो गया। नाउ द डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और फोर्स के बीच में एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड दिस फोर्स, जब तुम्हारा बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्रीज के बराबर है। तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा तुम्हारा किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, है ना। फोर्स तुम्हारा ऐसा लग रहा है, डिस्टेंस तुम्हारा लिटरली ऐसा है ना, जब प्लेन के साथ है इट इज लिटरली 90 डिग्रीज। तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, हाँ, आर क्रॉस एफ की वैल्यू तुम्हारी साइन थीटा 1 के कारण आर एफ हो गया। नाउ आर क्या है तुम्हारे पास, A बाई 2 के बराबर, एफ क्या है तुम्हारे पास, आई बी बी, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू हैव आर इज इक्वल टू A बाई 2 एंड तुम्हारा जो फोर्स है वो आई बी बी के बराबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आर एफ इज इक्वल टू आई A बाई 2 आई बी बी। सो आई ए बी बी बाई 2। अब ए और बी क्या थे तुम्हारे, दे वर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द लूप। लेंथ टाइम्स ब्रेथ क्या होता है तुम्हारा, एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ए बी लिख सकते हैं। A is what? A is the area of the loop. B is what? B is the magnetic field upon 2. This is due to one loop. एक के कारण टॉर्क दोनों के दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तुम्हारा ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, नीचे दूसरा तुम्हारा नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। सो टॉर्क नेट इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 किसके बराबर था तुम्हारा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू बेसिकली सेम ही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई ए बी
अपॉन 2 प्लस आई ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू आई ए बी के बराबर हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, समझ में आ गया? जब तुम्हारा लूप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल टू द तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम्हारा इतना आ रहा है। दिस इज द ओवरऑल टॉर्क। ये पूरा का पूरा टॉर्क क्या कर रहा है, इस लूप को रोटेट करने में मदद कर रहा है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। तो चलो, केस 2, द plane of the loop is not along the magnetic field but makes an angle with it। इसका मतलब क्या है? अगर सोचो मेरा यहां से लेके यहां तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लूप को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, सो अगर मैं टेढ़ा कर दूंगा तो आई विल बी फॉर्मिंग एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? एक एंगल थीटा बना रहा हूंगा, है ना? दिस इज बेसिकली व्हाट, ये है तुम्हारा प्लेन और ये है तुम्हारा बी, और उन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, सो एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल इज थीटा। Forces on BC and AD are equal and opposite, and they cancel each other out as they are collinear। यहाँ पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं देखो, यहाँ पे तुम्हारा BC और AD को देखो, BC एंड AD आर ऑलवेज यूजलेस। ठीक है, ना ही वो फोर्स जनरेट करते हैं, अगर फोर्स जनरेट करेंगे भी तो इक्वल और ऑपोजिट करेंगे, या तो फोर्स जनरेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो साइड्स जो है ना, ये AD, ये जो AD और BC है ना, ये दोनों के दोनों यूजलेस है। कैसे देखो, अब क्या हो रहा है, तुम्हारे पास करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा, सॉरी, करंट इस डायरेक्शन में है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड अभी तुम्हारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसा करके जा रहा है, फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे इसकी तरफ, इसमें तुम्हारा फोर्स इज अकरिंग लाइक दिस, यहाँ पे तुम्हारा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों एक दूसरे को इक्वली कैंसिल कर दे रहे हैं, देयर इज नो लाइन ऑफ एक्शन, इसके कारण कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा ऊपर का और नीचे का जो तुम्हारे वायर्स है, एडी और बीसी, ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे को इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस देके कैंसिल करा दे रहे हैं, सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टॉर्क। अभी भी तुम्हारा ए बी और सी डी, ये जो दो साइड्स है तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये दो ही क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तुम्हारा टॉर्क फिर से जनरेट करने वाले हैं। नाउ द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल इज थीटा। ठीक है, नॉर्मल टू द कॉइल का मतलब क्या होता है, यहां पे अगर तुम्हारे पास प्लेन है, नॉर्मल टू द कॉइल इज लाइक दिस। समझ में आ गया? हाँ, नॉर्मल टू द कॉइल ऐसा होता है तुम्हारे पास। एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल इज थीटा। फोर्सेस ऑन BC एंड AD आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर आउट एज दे आर कोलिनियर। दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, BC और AD यूजलेस होते हैं, AB और CD ही तुम्हारे काम आते हैं। Now forces on AB is F1 and force on CD is F2। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। F1 और F2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, IBB, है ना? हाँ, IB, I स्मॉल b कैपिटल B अपॉन IBB, बस। ठीक है, सो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू IBB के बराबर है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप इज एज शोन इन फिगर। अब हमारे पास जो टॉर्क है, ये टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस होगा? सी देर, यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, देर इज द एंगल बिटवीन तुम्हारा ये जो वैल्यू है, दैट इज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये इट इज व्हाट, थीटा, थीटा के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा ना इन्होंने क्या, आई थिंक गलती क्या किया है पता है? हाँ, यहाँ पे अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, आई एम नॉट सेइंग गलत है, मगर यहाँ पे व्हाट दे हैव डन इज, यहाँ पे उन्होंने ये जो प्लेन है ना, ये दिस इज द प्लेन। अगर ये मेरा कॉइल का लूप है, तो ये एक प्लेन बना रहा है, बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, और ये जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इन्होंने थीटा माना है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी को इन्होंने जो है थीटा माना है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। समझ में आ गया? नाउ ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? एक और चीज, हम लोग ये डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तुम्हारा कम होते जा रहा है। जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सबसे ज्यादा था। जब तुम्हारा कम होते गया, लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं होता है, लाइन ऑफ एक्शन लिटरली
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारा जैसे जैसे टर्न होता है कम होने लग जाता है। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन पहले इनिशियली, फिर धीरे 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 तुम्हारा जो ये लाइन ऑफ एक्शन है कम होते 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 तुम्हारा कम हो चुका है। तो ये जो डिस्टेंस है नीचे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इसे हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है? हम्म, व्हाट बताओ। तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जहां पे एक साइड तुम्हें दे रखा हुआ है a/2, ऑपोजिट साइड जो है तुम्हें दे रखा हुआ है a/2, और तुम्हारे पास थीटा दे रखा हुआ है। तो तुम्हारा यहाँ पे जो बगल का जो साइड है, दिस a/2 इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है तुम्हारे पास, ये निकालना है। तो क्या करोगे तुम? हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखो, यहाँ पे अगर ये तुम्हारा थीटा है, सो दिस बिकम्स योर थीटा। ठीक है, देयरफॉर तुम्हारा बस इतना याद रख लो अभी के लिए। ठीक है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हारा निकल के आएगा ना, आर की जगह तुम्हें क्या लिखना है? a/2 साइन थीटा करके लिखना है। ठीक है, 3D में अगर मैं इसका इमेज बना देता हूं तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना समझ लो कि जो आर था, आर की वैल्यू पहले क्या थी? a/2 थी। अब तुम्हारी आर की वैल्यू a/2 साइन थीटा हो चुकी है, बस। ठीक है, सो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? टॉर्क नेट इज इक्वल टू अगेन T1 प्लस T2 के बराबर होगा, इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, आई बी कैपिटल बी डॉट तुम्हारा क्या बोलते हैं, सॉरी, आई बी कैपिटल बी मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय a/2 साइन थीटा प्लस तुम्हारा आई बी कैपिटल बी a/2 साइन थीटा। दोनों के दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? आई ए बी कैपिटल बी तुम्हारा साइन थीटा इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा निकल के आ रहा है। ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज अगेन एरिया, है ना? एरिया हो गया। फोर्स क्या था? टॉर्क। टॉर्क 1 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय आर। टॉर्क 2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या थी मेरी? F1, यहां पे मेरा क्या है? F2, ये है मेरा R, ये हो गया मेरा R। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, सो आई ए बी साइन थीटा, जहां पे ए की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, नाउ द टॉर्क ऑन द लूप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द magnetic moment of the coil and the magnetic field. So mb sin theta के बराबर भी लिख सकते हैं। mb क्या होता है तुम्हारे पास? What is mb? m तुम्हारा अगले चैप्टर में तुम लोग सीख लोगे, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एम तुम्हारा क्या, जैसे हमारे पास पी जो है इलेक्ट्रिक, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट जो होता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एम बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एम बी साइन थीटा एन कैप क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट और तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ, हमेशा ना। देखो तुम्हारा जो टॉर्क है कैसा लग रहा है, हमेशा इवन दो रोटेट भी कर दो, टॉर्क हमेशा ऊपर की तरफ लगता है ना। टॉर्क हमेशा जो होता है ऊपर की तरफ लगता है। देखो व्हेन यू आर रोटेटिंग समथिंग, यहाँ पे देखो ये फैन तुम्हारा ऊपर जो है रोटेट कर रहा है, मगर एक्चुअल टॉर्क कहां पे प्रोवाइड हो रहा है? देखो वो स्टेम में प्रोवाइड हो रहा है ना, परपेंडिकुलर। तुम्हारा इवन दो फैन के ब्लेड्स तुम्हारे सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मगर जो फैन का स्टेम है दैट इज एक्चुअली द वन प्रोवाइडिंग द सर्कुलर टॉर्क। तो यहां पे हमारा ये जो एन कैप होता है, ये एन कैप होता है द नॉर्मल वेक्टर। इट इज नोन एज द नॉर्मल वेक्टर। समझ में आ गया? क्लियर है ये? वेयर m is equal to nia is the magnetic moment of the loop. Its unit is ampere meter square. इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर हम लोग और डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए बस इसको एक फॉर्मूला की तरह समझ लो। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को सीखा है, आई थिंक अगर वो तुम्हारे सिलेबस से हटा नहीं गया हो तो आई थिंक तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। सो this is analogous to the electrostatic case. Electric dipole of a dipole moment P is in an electric field E. है ना? तो डाइपोल को अगर तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, पीई साइन थीटा के बराबर। पी क्रॉस ई इज इक्वल टू पीई साइन थीटा के बराबर वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। नाउ वेयर व्हेन एम एंड बी आर पैरेलल, द करंट लूप इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पैरेलल होने का मतलब क्या है? बिल्कुल स्टेबल है, थोड़ा हिला भी दो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। सो एनी स्मॉल रोटेशन ऑफ द लूप produces a torque which brings back to its original position. Where M and B are anti-parallel, then the current loop is unstable. Magnetic moment of the loop of n turns. Okay, n turns की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? n into I into A. I जो A जो होता है वो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू तुम्हारा एन आई ए के बराबर हो गया। तो टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ कॉइल हमारा क्या हो जाएगा? हमें पता है कि आई ए बी साइन थीटा होता है। सो व्हाट इज एम? एम की वैल्यू क्या है? आई मल्टीप्लाइड बाय ए के बराबर है। ठीक है। आई ए बी साइन थीटा, देयरफॉर तुम्हारा टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। समझ में आ गया? एम क्रॉस बी के बराबर। सो एम की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? आई मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है। आई ए इज इक्वल टू एम, आई ए के बराबर। ठीक है। सो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। मगर हम लोग उसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करके लिख लेते हैं ताकि इसको याद करना आसान हो। बीना साइन थीटा, बी आई एन ए, बीना साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नंबर ऑफ लूप्स, एरिया ऑफ द लूप, साइन थीटा। ये हो जाता है हमारा टॉर्क ऑफ अ लूप। समझ में आ गया? बी आई एन ए साइन थीटा। The presence of this torque is also the reason why a small magnet or any magnetic dipole aligns itself with the external magnetic field. जब भी तुम देखो एक टेबल में तुमने एक मैग्नेट को रखा हुआ है, हाँ, और उसके बगल में तुम एक और मैग्नेट लेके आते हो तो अपने आप को रोटेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो अपने आप को रोटेट कैसे करता है? किस डायरेक्शन में करता है? ताकि तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैच हो जाए, है ना? सो अपने लिए वो एक रोटेशन क्रिएट करता है। ठीक है। अगली बार देखना तुम्हारे पास दो मैग्नेट्स है, अगर तुम पास में लेके आने की कोशिश करोगे तो रोटेट करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क। एक टॉर्क का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ टॉर्क इज ऑल्सो रीजन वाई अ स्मॉल मैग्नेट और एनी मैग्नेटिक डाइपोल अलाइंस इटसेल्फ विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारा टॉर्क के फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बी आई एन ए साइन थीटा फॉर अ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है तुम्हारा आसानी से 3 नंबर तुम्हें दे सकता है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। नाउ a circular coil of 20 turns and radius 10 centimeters carries a current of 5 amperes. It is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. ठीक है। Find the torque acting on the coil when the magnetic field is applied in the plane of the coil. प्लेन ऑफ द कॉइल में अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? प्लेन ऑफ द कॉइल। यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने? इज अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? हमें पता है टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बी आई एन ए साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। और कुछ दे रखा गया यहाँ पे, एंड कुछ नहीं दिया। A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeters, a line carries a field of 5 amps which is placed in a uniform magnetic field. Find the torque acting on the coil when the magnetic field is applied in the plane. प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब 90 डिग्री हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तुम्हारे प्लेन ऑफ द कॉइल में अप्लाई हो रहा है तो नहीं एस, हाँ, कॉइल के अलोंग इज अप्लाइड अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल। हाँ, अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल।
ठीक है, बी आई एन ए साइन थीटा हम लोग एंगल जो है हम लोग फाइंड अगर पूछा जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, तब हम लोग 90 डिग्री ले सकते हैं। ये तो बहुत क्या बोलते हैं जनरलाइज स्टेटमेंट की तरह पूछा है उन्होंने। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल में तो कोई भी एंगल आ सकता है, मगर क्योंकि हम लोग उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री डाल देते हैं। यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि 90 डिग्रीज का इस्तेमाल हो रहा है करके। सो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आई एन ए साइन थीटा, बी दे रखा हुआ है, आई दे रखा हुआ है, एन दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक नंबर का एमसीक्यू आता है तुम्हारा। एनी डाउट्स यहाँ पे, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ 100 टर्न, एन की वैल्यू दे रखी है, कॉइल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा हुआ है, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, एंगल भी दे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो गया तुम्हारे पास, है ना? बी आई एन ने सब कुछ दे रखा हुआ है, ए कैसे दे रखा हुआ है, दे हैव गिवन इट इज इन सेंटीमीटर्स, तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट्स? इन्होंने 800 सेंटीमीटर स्क्वायर 810 - 2 मीटर स्क्वायर में कर रखा हुआ है। ठीक है, इसको करके ही तुम्हें आप प्रोसीड करना है। आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस क्योंकि इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला के अंदर सारे के सारे वैल्यूज डाल दिए और आंसर निकल के आ गया। तनिष्क डाउट है क्या? हाँ पक्का? आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा फाइंड द मैग्नीट्यूड of magnetic moment of the current carrying loop A B C D E F A. Each side of the loop is 10 centimeters long. एक सेकंड को, ये क्या बेंड करके रखा है क्या इन्होंने? Find the magnitude of magnetic moment of a current carrying loop A B C D E F A. Each side of the loop is 10 centimeter long and current in the loop is I is equal to 2 amperes. 2 एम्पियर का करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है। By assuming two equal and opposite currents in BE, two currents magnetic loop found, their magnetic moment are equal to root under, अगर ये एंगल है क्या, परपेंडिकुलर ही मान लेते हैं। ठीक है, शेप से तो मेरे को यही लग रहा है कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया के बराबर होता है ना? आई ए, यहाँ पे देखो करंट, नहीं नहीं मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए तुम्हारा फोर्स होता है, मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा, अच्छा सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं वो तो, हाँ कितना एन, एन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक सेकंड रुको, लूप्स है क्या यहाँ पे, आई ए ही होगा रे, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप नहीं है तुम्हारे पास। एन आई ए किस लिए होता है, एन आई ए तब आता है जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाते हैं, आई ए ही होगा। यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई ए मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू एल इंटू बी, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 0.1। अब दो वेक्टर जब तुम्हारे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, ए और बी तुम्हारे दो वेक्टर्स हैं, अगर वो दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्रीज। तो cos 90 डिग्रीज पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, यहाँ पे जो तुम्हारा इसका जो एरिया का जो तुम्हारा वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरफ लग गया। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, अगेन सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ऐसा चला गया। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्रीज। मैग्नेटिक मूवमेंट की दोनों के दोनों सरफेसेस के मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल तुम्हारा 90 डिग्रीज हो चुका है, हाँ कि ना, है ना? परफेक्ट, इसमें कोई डाउट? ठीक है, सो एंगल भी हमें पता है, हमें दोनों के दोनों वेक्टर्स भी हमें पता है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्रीज। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर हो गया। ये वाला पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तुम्हारा जो दो वेक्टर्स है, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल तुम्हारा 90 डिग्रीज है, तो रिजल्टेंट ऑफ
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाँ जीरो हो गई, यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू तुम्हारा जीरो निकल के आ गया, इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर लिख दिया। अब समझ में आ गया, अब डाउट्स, ओके फाइन। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ गया यहाँ पे। सो एम नेट इज इक्वल टू रूट अंडर तुम्हारा रूट टू 0. ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा, ये तुम लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये है तुम्हारा एक थियरी बेस्ड डेरिवेशन, अगेन 3 मार्क्स का है, 3 मार्क का है ये तुम्हारा थियरी बेस्ड डेरिवेशन, ठीक है, आसानी से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल्स, कैसे काम करता है तुम्हारा ये, it works on its working is based on the fact that a current carrying loop is placed in a magnetic field, it experiences a torque, एक टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एक कॉइल को तुमने रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये पूरा का पूरा। सबसे पहला चीज प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है। जब भी इसका डेरिवेशन आए, यू विल राइट द प्रिंसिपल फर्स्ट, और सबसे पहली चीज प्रिंसिपल में क्या लिखोगे, what is the principle? It is based on the principle that if a conductor is placed in a magnetic field, if a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a torque, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला पहला लाइन, तुम्हें यही लिखना है। नाउ कंस्ट्रक्शन में देखो, the moving coil galvanometer consists of a coil with many turns free to rotate about a fixed axis in a uniform radial magnetic field। रेडियल मतलब क्या है, तुम्हारा यहां से लेके यहां तक की तरफ जा रहा है। रेडियल क्यों होता है पता है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल। यूजुअली तुम्हारा जो मैग्नेट होता है इस तरह से दिखता है, ठीक है, हाँ, तुम्हारे एक तरह से ये यू शेप के मैग्नेट्स होते हैं। ये यू शेप के मैग्नेट्स का काम क्या होता है, लिटरली मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पास कराते हैं वो लोग, ठीक है। सो रेडियली मतलब एक एक स्फीयर के फॉर्म में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में तुम देख सकते हो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन के अंदर भी उन्होंने क्या बना के रखा हुआ है, दे आर मेड अ कर्व, एक कर्व बना के रखा हुआ है, हाँ कि ना, दे हैव मेड अ कर्व। नाउ इस कर्व के अंदर तुमने क्या रखा हुआ है, तुम्हारा कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, कॉइल दिख रहा है यहाँ पे, विथ मेनी टर्न्स फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों के दोनों मैग्नेट्स कर्व्ड होने के कारण क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेडियल मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। There is a cylinder, a soft iron core, which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field। तुम्हारा ये जो आयरन है, what is it? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर के थ्रू फोर्स कराता है। पिछले क्लास में आई टोल्ड यू अबाउट द तुम्हारा ये जो गाड़ियों को उठाने वाले जो बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, दे वर्क, हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट के इसके कारण काम करते हैं। तो उनके अंदर जो पूरा का पूरा एक हैवी कोर जो होता है वो आयरन से बना हुआ होता है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा आयरन कोर को रख रहे हैं। ये आयरन कोर लिटरली तुम्हारे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अपने अंदर के थ्रू पास कराते हुए बाहर लेके जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगेगा, इट विल बिकम रियली रियली स्ट्रांग। समझ में आ गया, ठीक है। सो there is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field when a current flows through the coil। जब तुम्हारे इस कॉइल के थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है, वो कॉइल क्या कर रहा है, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क। सपोज द कॉइल पी क्यू आर एंड एस of side is suspended freely in the magnetic field। Let I be a length of side PQ or QRS of the coil and B be a breadth
ऑफ क्यू आर एंड पी एस। ठीक है, तो कैसे करना है इसको देखते हैं यहाँ पे। सो ये क्या है, पी क्यू आर एस। तो ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू तुम्हारा बी, लेट नहीं एल, दिस इज लेंथ, ये जो है ये तुम्हारा लेंथ है, ये जो है तुम्हारा ब्रेथ है। अंडरस्टूड, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, फिर क्या पूछ बोला है इन्होंने, हाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसके पास। नाउ बी एन नंबर ऑफ टर्न्स, अब आगे n number of turns है, b in the coil and area of each turn of the coil is A is equal to L cross B. Let B be the strength of the magnetic field in which the coil is suspended and I is the current passing through the coil in the direction PQRS. PQRS के डायरेक्शन में तुम्हारा करंट जो है फ्लो करता जा रहा है। Let at any time alpha be the angle which normal drawn on the plane of the coil makes with the direction of the magnetic field. Again, तुम्हारा जो कॉइल है, कॉइल तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कॉइल का जो जो कॉइल है ना, इसका जो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, कॉइल इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, इस L इंटू बी के परपेंडिकुलरली तुम्हारा क्या जा रहा है, एक एरिया वेक्टर जा रहा है। एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर जो है तुम्हारा थीटा बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ sorry, alpha बना रहा है तो with the magnetic field. The rectangular coil carrying current when placed in the magnetic field experiences a torque whose magnitude is given by torque is equal to BINA sin theta. ये हम लोगों ने अभी भी निकाला है। The torque produced by on a current carrying loop when placed in a magnetic field is known as BINA sin theta, sin alpha, BINA sin alpha. Due to the deflection of the torque, the coil rotates and the suspension wire gets twisted. Rotating torque is set up in the suspension wire. तो यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा, बेसिकली ये जो कॉइल जो है टर्न करने के कारण इस ये जो एक स्प्रिंग है ना तुम्हारा, ये स्प्रिंग तुम्हारा कंप्रेस हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है ये एक चीज को घुमा रहा है, एक नीडल जो है उसको डिफ्लेक्ट करा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, तुमने करंट पास किया तुम्हारे इस कॉइल के थ्रू। ये कॉइल कहां पे प्लेस था तुम्हारा, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो क्या देखने को मिला हमें, ये हमें देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। टॉर्क प्रोड्यूस करने के कारण तुम्हारा यहां पे जो एक छोटा सा स्प्रिंग था, ठीक है, द स्प्रिंग स्टार्टेड टर्निंग। ठीक है, यहां पे देखो, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर। यहां पे देखो, ड्यू टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द कॉइल रोटेट्स एंड द सस्पेंशन वायर गेट्स ट्विस्टेड। ट्विस्ट हो जा रहा है, एक छोटा सा स्प्रिंग टाइप चीज है वो तुम्हारा ट्विस्ट हो जा रहा है, और ये ट्विस्ट होने के कारण क्या हो रहा है तुम्हारा, एक रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। एक सो let theta be the twist produced in the phosphor bronze strip due to the rotation of the coil and K be the restoring torque per unit twist of the phosphor bronze strip. So हमारा जो जो phosphor bronze strip जो है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप है वो तुम्हारा टर्न हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा कॉइल, ठीक है, ये कॉइल क्या कर रहा है, ये कॉइल ऐसे मूव करते वक्त इस phosphor bronze स्ट्रिप को टर्न करता जा रहा है। देखो, इट इज लिटरली टर्निंग इट। टर्न करने के कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, ये जो है इसके अंदर एक रिस्टोरेटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और ये क्या चाहता है, अपना उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, सो यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, द टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड किसके बराबर हो जाएगा, के थीटा के बराबर हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कॉइल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। जितना तुमने डिफ्लेक्ट किया है उतना ही तुम्हारा रिस्टोरेशन भी होने की कोशिश करेगा, और ये रिस्टोरेशन टॉर्क क्या कर रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा इन दोनों के बराबर हो जा रहा है। सो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क व्हाट वाज मेकिंग द जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है उसको बिल्कुल टर्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, हमारा जो करंट कैरिंग जो कॉइल है। करंट कैरिंग कॉइल तुम्हारा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण तुम्हारा जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है वो ट्विस्ट हो रहा था। अब ये ट्विस्ट होने के कारण इसको रिस्टोर भी करना पड़ेगा, तो जितना तुम्हारा ट्विस्ट हुआ है उतना ही तुम्हारा रिस्टोरेशन टॉर्क भी लग रहा है। सो ट्विस्ट होने के लिए कितना तुम्हारा टॉर्क लगा, BINA इज इक्वल टू के थीटा।
देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा के अपॉन एन बी ए थीटा इज इक्वल टू जी थीटा के बराबर हो जाएगा, वेयर जी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारा के अपॉन एन बी ए। और ये तुम्हारा ऐसे क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि तुम्हारा जो के का वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, तुम्हारा एन एक बार तुमने गैल्वेनोमीटर अपना डिवाइस बना दिया फिर तुम उसका बार बार क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करते रहोगे क्या, नहीं। एक बार तुम्हारी घड़ी बन गई इसके कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हो, नहीं। एक बार तुम्हारा जो मेजरिंग डिवाइस है वो बन गया उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स जो मैग्नेट्स का इस्तेमाल तुमने किया है, तो मैग्नेट्स जिसको तुमने इस्तेमाल किया है वो है वो भी तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला, और जो तुम्हारा एरिया ऑफ द कॉइल है, ठीक है। हर बार मेजर करने के लिए कॉइल का शेप चेंज करोगे क्या, नहीं। एक बार जो तुमने इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया है उसके अंदर ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो सारा का सारा कांस्टेंट हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो जो हमारा करंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज्यादा हम लोग करंट डालेंगे उतना ही ज्यादा हमारा रिस्टोरेटिव एंगल इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारा जो नीडल है वो टर्न करेगा। एक वेइंग मशीन, पुराने जमाने का वेइंग मशीन में चढ़े हो ना तुम, जब तुम चढ़ते हो तो क्या होता है, स्प्रिंग तुम्हारा कंप्रेस होता है, वो कंप्रेस होने के कारण तुम्हारी सुई को वो टंग करके घुमा देता है ना, बेसिकली तुम्हारा वेट दिखाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो कॉइल है उसने एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया, टॉर्क एक्सपीरियंस करने के कारण तुम्हारा एक नीडल जो है घूमा ऐसे करके, ठीक है। ए नीडल रोटेटेड लाइक दिस। कितना तुम्हारा नीडल घूमेगा, जितना तुमने करंट डाला है, ज्यादा करंट डालोगे ज्यादा डिग्री में घूमेगा, कम करंट डालोगे कम डिग्री में घूमेगा, है ना। अगर ज्यादा वेट करोगे तुम्हारा क्या बोलते हैं सुई और ज्यादा टर्न करेगा, और अगर तुम्हारा वेट कम होगा तो तुम्हारा कम सुई टर्न करेगा। सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो द रिस्टोरेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट समझ में आ गया, हाँ। गैल्वेनोमीटर इसे कांस्टेंट करके क्यों बोला जाता है समझ में आ गया, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है बिल्कुल चेंज नहीं होती। नाउ that is theta is directly proportional to I. It means that the deflection produced is proportional to the current flowing through the galvanometer. Now current sensitivity क्या होती है, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने वाला डिवाइस एमीटर होता है, ठीक है। तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करता है, और कितना तेजी से सुई घूम रहा है उतना ज्यादा तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो current sensitivity of a galvanometer is the deflecting angle produced per unit current flowing through it, ठीक है। सो हमें पता है क्या, we know that हमारा I is equal to जी थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सो थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/g। क्या बोला इन्होंने, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ पर यूनिट करंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारा करंट सेंसिटिविटी। सो हमें पता है कि करंट इज इक्वल टू जी थीटा के बराबर होता है, तो थीटा अपॉन करंट इज इक्वल टू 1/g। जी की वैल्यू क्या थी, के अपॉन बी एन ए, तो 1/g की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी बी एन ए अपॉन के। समझ में आ गया, इस तरह से तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है। क्लियर, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, बी एन ए अपॉन के बराबर हो रहा है, हाँ कि ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो इट्स यूनिट इज रेडियंस पर एम्पियर या फिर डिविजन्स पर एम्पियर। तुम्हारा डिविजन्स का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो स्केल है वो उसके अंदर भी तुम्हारा जो वेट होता है कंटिन्यूस फॉर्म में थोड़ी लिखा रहता है, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, कभी कभी 1 किलो 5 किलो 10 किलो ऐसे, या फिर कभी कभी 10 किलो 20 किलो 30 किलो, है ना। उसके बेसिस पे डिविजन्स होते हैं। तो डिविजन्स अपॉन करंट, डिविजन्स अपॉन एम्पियर या फिर रेडियंस अपॉन एम्पियर के बराबर तुम्हारा करंट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब करंट सेंसिटिविटी तो ये हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इट इज गिवन बाय थीटा अपॉन वी, ठीक है। सो
एन ए बी अपॉन के, तो तुम्हारा क्या हो गया, जी आई अपॉन वी। समझ में आ रहा है इसको? इज देयर एनी डाउट्स यहां पे? थीटा की वैल्यू क्या थी? व्हाट वाज थीटा? सी, हमें क्या पता है? हमें पता है करंट इज इक्वल टू जी थीटा, हाँ कि ना? थीटा इज इक्वल टू करंट अपॉन जी इज इक्वल टू करंट अपॉन बी एन ए अपॉन के, या फिर के आई अपॉन बी एन ए। यहां तक क्लियर है? नाउ थीटा इज इक्वल टू के आई अपॉन बी एन ए। अब हमें पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन अप्लाइड वोल्टेज होता है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? के आई अपॉन बी एन ए। सो के आई अपॉन बी एन ए मल्टीप्लाइड बाई 1/V। ठीक है? सो क्या, तो क्या गड़बड़ किया मैंने? थीटा जी बराबर, नहीं, थीटा की वैल्यू तो आई बाई जी ही होता है ना। आई इज इक्वल टू जी थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन जी होगा। मेरा एग्जैक्टली उल्टा कैसे आ गया? अरे यार, सच एन इडियट। आई अपॉन जी की वैल्यू क्या होती है? के अपॉन बी एन ए होता है। के अपॉन बी एन ए इज इक्वल टू बी एन ए आई अपॉन के, ये होता है वैल्यू। ठीक है? हाँ, समझ में आ गया यहाँ पे? सो थीटा की वैल्यू इसके बराबर हो गई तुम्हारी। नाउ हमारे पास तो क्या बोलते हैं, थीटा वी ऑफ एच इक्वल टू थीटा अपॉन बी हो गया। सो के, सॉरी, बी एन ए आई अपॉन वी के। हाँ, बी एन ए आई अपॉन वी के बराबर हो गया। जी की वैल्यू उल्टा लिख दिया था मैंने, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। नाउ तो वी ऑफ एस की वैल्यू क्या हो गई? वी ऑफ एस इज इक्वल टू तुम्हारा बी एन ए आई अपॉन के। अब यहां पे वी ऑफ अप्लाइड तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वी की जगह क्या लिख सकते हैं? यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो। सो व्हाट इज बी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? हाँ, V इज इक्वल टू आई आर, एग्जैक्टली। सो बी एन ए आई अपॉन आई आर के लिख सकता हूं मैं, ताकि मेरा आई और आई कट जाए, तो मेरे पास क्या मिलेगा? बी एन ए अपॉन के आर। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बी एन ए अपॉन के आर के बराबर तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी होता है तुम्हारा वो वैल्यू, डिग्रीज, कितना तुम्हारा डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा तुम्हारा? डिफ्लेक्शन अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। समझ में आ गया? इन दोनों के फॉर्मूलाज कैसे निकल के आए, समझ में आ गया? और गैल्वेनोमीटर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या था तुम्हारा? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आई इज इक्वल टू जी थीटा। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के अपॉन बी एन ए। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सारे के सारे वैल्यूज हमेशा फिक्स होते हैं, हम लोग अलग से चेंज नहीं कर सकते। वंस यू बाई द डिवाइस, जब तुम शॉप में जाके, इलेक्ट्रिकल शॉप में जाके गैल्वेनोमीटर खरीदते हो, जो स्पेसिफिकेशंस तुम्हारे पास होते हैं, जी की वैल्यू उसके अंदर लिखी रहती है, पता है? गैल्वेनोमीटर के पीछे स्टिकर में लिखा रहता है उसका तुम्हारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना है करके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ
Dead beat galvanometer is one in which the coil comes to rest at once after the passage of current through it. The deflection can be noted in no time. डेड बीट गैल्वेनोमीटर, दैट मींस डेड बीट क्यों किसको बोला जाता है? जब किसी के ऊपर लोग प्रेशर लगाते हैं तब वो काम करता है। अगर उसमें से जैसे ही प्रेशर हटा दे तो क्या हो जाएगा? वो अपने अपने जिस तरफ में था उसी तरफ में रह जाएगा। इसी को लोग बोलते हैं डेड बीट। ठीक है। सो डेड बीट गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? जैसे ही तुमने करंट की सप्लाई को कम कर दिया, दैट इज यू वांटेड टू, देखो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? एक सर्किट के अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दिखाना होता है। तुमने क्या किया? तुम्हारे जो सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर को डाला, जैसे ही तुमने गैल्वेनोमीटर को डाला तुम्हारा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। डिफ्लेक्शन के थ्रू तुम्हें पता चला कि कितना करंट और किस डायरेक्शन में करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा है ना? जैसे ही तुमने ये सर्किट से बाहर निकाल दिया, म्याऊं करके जीरो आ गया तुम्हारे पास। ठीक है। जीरो बीच में रहता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का। तभी तुम्हारा अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ऐसे जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ऐसे जाएगा। एमीटर और वोल्ट मीटर में जीरो यहां पे होता है, मगर गैल्वेनोमीटर में जीरो बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है। टू शो यू किस डायरेक्शन में स्विंग करेगा उस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice its initial resistance. By what factor does its voltage sensitivity increase? ठीक है। तुमने क्या किया है? करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, है ना? रेजिस्टेंस को तुमने डबल कर दिया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी? यहां पे देखो, NBA upon RK. So voltage sensitivity, is it directly proportional or inversely proportional to R? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा? इफ द वैल्यू, हाँ क्या होगा? हाँ देखो, देख लेते हैं। नॉट एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सो इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी तुम्हारे पास? सो आई एस डैश इंक्रीज बाय, अरे हाँ, इंक्रीज बाय 50% मतलब 3/2 होता है, 2 नहीं होगा। एक सेकंड रुको। ओके। So, in order to increase the current sensitivity of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice its initial resistance. Okay. So, current sensitivity को हमें क्या करना है? 50% increase करना है। So, अगर हमें current sensitivity को 50% increase करना है तो क्या करना पड़ेगा? The new current I S dash is equal to किसके बराबर हो जाएगा? IS, that is the original current sensitivity, प्लस तुम्हारा 50% मोर, दैट इज 50% मतलब कितना हो जाएगा? 0.5 तुम्हारा IS इज इक्वल टू 1.5 IS के बराबर हो गया तुम्हारे पास, है ना? इट इज 1.5 IS या फिर तुम्हारा 3/2 IS। ठीक है। सो तुम्हारा जो करंट है वो तुम्हारा 3/2 IS हो चुका है। रेजिस्टेंस कितने से इंक्रीज करेगा यहाँ पे? हाँ, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। तो R डैश की वैल्यू तुम्हारी 2R के बराबर हो चुकी है। सो इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा? व्हाट इज वोल्टेज? IR के बराबर है। ठीक है। तो तुम्हारा नहीं, अरे तुम्हारे पास करंट सेंसिटिविटी अपॉन R के बराबर है तुम्हारे पास, देखा ना यहाँ पे देखो, करंट इट इज प्रोपोर्शनल है। हम लोग करंट और वोल्टेज की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं हमारा यहाँ पे VS इज इक्वल टू, VS इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन R के बराबर है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जितना करंट सेंसिटिविटी तुम्हारा जितना बढ़ रहा है उतना तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। जितना तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उतना तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगा। ठीक है। सो ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा VS डैश इज इक्वल टू IS डैश अपॉन R डैश। IS डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/2 IS अपॉन 2R। तो 3/4 IS अपॉन R। IS अपॉन R क्या है तुम्हारे पास? VS। सो VS डैश इज इक्वल टू तुम्हारा 3/4
Vs दैट मींस तुम्हारा 25% घटा है। तुम्हारा ओरिजिनली Vs कितना था? 100% था। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 75% बचा हुआ है। तो तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी एक्चुअली तुम्हारा ड्रॉप हुआ है। अंडरस्टूड? कैसे समझ में आया? समझ में आ गया? अब अगला, आई थिंक हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना? हाँ, खत्म होने वाला है। अब एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है। चलो देखते हैं। सो कन्वर्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इन एन एमीटर। A low resistance galvanometer is known as an ammeter. An ammeter is used to measure the current in a circuit in amperes. To convert a galvanometer into an ammeter, its resistance needs to be lowered so that the maximum current can pass through it and it can give the exact reading. An ideal ammeter का resistance किसके बराबर होता है? जीरो, है ना? कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता उसके पास। सो एन आइडियल एमीटर विल हैव जीरो रेजिस्टेंस। सो हम लोग क्या करेंगे? हाउ डू यू रिड्यूस रेजिस्टेंस? बाय कनेक्टिंग अ हायर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलली हम लोग जब रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा सबसे छोटे रेजिस्टेंस का भी कम होता है। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? अ शंट, एक लो रेजिस्टेंस तुम कनेक्ट कर रहे हो अक्रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 1 ओम था, 1 ओम था तुम्हारे पास, और दूसरी जगह तुम्हारे पास 0.1 ओम हो गया। 1 ओम और 0.1 ओम को अगर तुम पैरेलली कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? हाँ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 अपॉन 1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉरी, 1 प्लस 0.1, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? 1 प्लस 0.1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज हाउ मच? 0.1 अपॉन 1.1, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 के बराबर हो गया तुम्हारे पास, है ना? सो 1 अपॉन 1.11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू हाउ मच? 0.09, है ना? सो तुमने क्या किया? एक शंट लगाया। शंट का रेजिस्टेंस कम था, ठीक है, कम रेजिस्टेंस लगाया तुमने, जिसके कारण क्या हुआ? तुम्हारा ओवरऑल रेजिस्टेंस और ज्यादा कम हो गया, है ना? पहले 0.1 था, तुमने शंट लगाया, उससे भी कम हो गया। सो this is how you convert a galvanometer into a ammeter, by adding a shunt in parallel with the galvanometer so that तुम्हारा overall resistance जो है और ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, where I is the total current, तो शंट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट बी? इसको निकालोगे कैसे? तुम्हारे पास ये जो शंट है तुम्हारे पास, ये किसके बराबर होना चाहिए? सो I is what? I is the net current flowing through this conductor. ये नेट करंट है। अभी तुम्हारा दो अलग अलग करंट में बढ़ रहा है। ये हो गया तुम्हारा IG, ये हो गया तुम्हारा I माइनस IG के बराबर, है ना? तुम्हारा जो नेट करंट है वो दो अलग अलग भागों में बढ़ रहा है, IG और I माइनस IG। नाउ यहां पे तुम्हारा जो G है, G क्या है तुम्हारा? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। सो यहां पे तुम्हारा जो कितना करंट फ्लो करेगा, S इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस आई जी। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है? यू आर गेटिंग S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। नहीं समझ में आया तो बता देना। हमें पता है कि ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टर्स है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन दोनों के दोनों रेजिस्टर्स में क्या सेम होगा अगर पैरेलली कनेक्टेड है? तो वोल्टेज सेम होगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द शंट शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। सो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो आईजी, सो आईजी मल्टीप्लाइड बाय जी, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आईजी टाइम्स जी शुड बी इक्वल टू आई माइनस आईजी टाइम्स एस। हाँ कि ना? हाँ, देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, है ना? तो दोनों का वोल्टेज हमारा सेम आ रहा है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई जी टाइम्स जी अपॉन आई माइनस आई जी के बराबर हो गया, आई जी टाइम्स जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द शंट गैल्वेनोमीटर इज
एमीटर विल बी, तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द शंटेड गैल्वेनोमीटर, ओवरऑल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के दोनों तुम्हारे रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, तो R पैरेलल इज इक्वल टू शंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन शंट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, यही तो वैल्यू होगी जब दो तुम्हारे रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। मैं 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R नहीं लिख रहा बच्चों की तरह, ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली ये समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ऑलवेज जीरो, तो हमारा जो एम होता है वो क्या होता है, हाँ रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा किसी भी हालत में बहुत ज्यादा कम कर देना, दैट इज अवर ओवरऑल एम। समझ में आ गया, डाउट्स यहां पे, आगे बढ़ते हैं चलो। A galvanometer of resistance 15 ohms gives a scale deflection for a current of 2 milliamps. 2 milliamp के लिए तुम्हारा एक डिफ्लेक्शन दे रहा है। Calculate the shunt resistance needed to convert it into an ammeter of range 0 to 5 एम्पियर। ठीक है, तो आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है वो किसके लिए बना है, 2 मिली एम्प्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे 5 एम्पियर तक लेके जाना है, 0.2 मिली एम्प्स से लेके इसे 5 एम्पियर तक लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, हाँ कि ना, we'll have to reduce its resistance। आगे, so calculate the shunt resistance needed to solve it। so हमें G की वैल्यू पता है, we know the value of IG, कितना करंट हम लोग पास करा सकते हैं, 2 मिली एम्प का करंट पास करा सकते हैं, है ना। अब G पता है हमें, IG भी पता है, हमें क्या बोलते हैं, R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, R जो है, सॉरी R मतलब हमारा शंट, शंट का वैल्यू निकालना है, और हमारा करंट थ्रू द शंट कितना जाएगा, I की वैल्यू किसके बराबर है, 5, नहीं शंट के थ्रू ये थोड़ी, अरे यार देखो यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक शंट हो गया, यहां पे तुम्हारे पास तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, सो ये जो करंट है 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, देयर इज अ 5 एम्पियर कमिंग राइट हियर। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होना है हमें, यहां पे हमें जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना दे रखा हुआ है, 15 ओम दे रखा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू सिर्फ कितना करंट पास कर सकता है, तुम्हारा 2 मिली एम्प्स का करंट पास कर सकता है। ठीक है, ये IG की वैल्यू तुम्हारी 2 मिली एम्प है, तो I माइनस आई जी कितना हो जाएगा, यही तो मैंने पूछा, शंट के थ्रू कितना करंट जाएगा, I माइनस आई जी किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 5 माइनस 0.002, है ना, यही हुआ हमारे पास। सो 4.998 एम्पियर्स ऑफ करंट जो है तुम्हारा इसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और लॉजिक क्या कहता है, इसका वोल्टेज शुड बी इसका वोल्टेज। ठीक है, तो शंट का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमें पता है दैट आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी शुड बी इक्वल टू शंट मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या बोलते हैं, आई माइनस आई जी, देयर फोर शंट की वैल्यू आई जी टाइम्स जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाँ व्हाट इज आई जी, 0.002 इंटू 15 अपॉन आई माइनस आई जी इज हाउ मच, 4.998। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट अ वैल्यू क्लोज टू 0.006। समझ में आ गया कैसे हमें शंट निकालना है, क्लियर है ये। एमीटर का काम होता है कि इसमें से कितना करंट जा रहा है उसको बताना। हाँ हाँ, इसमें हमने वो अचीव किया, हम लोगों ने इनडायरेक्टली उसे अचीव किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पता, करंट तो कैलकुलेटर उतना ही लेता जाता है, अरे मगर तुम्हारा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये जो, पूरे हाँ एग्जैक्टली exactly। देखो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, एक गैल्वेनोमीटर के अंदर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 2 मिली एम्पियर का करंट जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता।
हमारा जो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा ताकि हमारा जो डिवीजन है उसको चेंज कर सकते हैं, बस स्केल ही बदलना है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, 2 मिली एम्प का करंट तुम्हारा इसके थ्रू जा रहा है, 5 मिली एम्प का करंट तुम्हारा उसके थ्रू जा रहा है। ठीक है। सो जब तुम्हारा ऐसा सिचुएशन हो रहा होता है, डिफ्लेक्शन भी तो अलग होगा, तुम्हारे पूरा का पूरा सिस्टम के थ्रू कितना करंट जा रहा है। इट्सी मैं समझ गया तो तुम क्या 5 बोलना चाहते एम्पीयर हो। हाँ, 5 एम्पियर तो नहीं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता है? वही तो मेजर करना है। अरे 0 से लेके 5 एम्पियर तक मेजर करना है। 5 एम्पियर जा रहा है दिया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, फो ये जो जैसे 3 एम्पीयर। जा सकता है। तुम मेजर तुम्हारे पास एक 15 सेंटीमीटर का स्केल दे रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर के स्केल से तुम कितना मेजर कर सकते हो? 15 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हो। मगर सिर्फ और सिर्फ 15 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। तुम 5 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो। हाँ कि ना? तुम्हारा बेसिकली जो एक्सेस करंट है वो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे शंट के थ्रू मूव करा रहे हो बस। दैट्स इट। ठीक है। ताकि तुम्हारा 2 मिली एम्प का जो करंट है वो इसके थ्रू जब जाएगा, देखो सोच के देखो, अगर तुम्हारा 2 मिली एम्प पूरा का पूरा जा रहा है, इसका मतलब क्या है पता है? 2 मिली एम्प करंट तभी जाएगा ना जब तुम्हारा क्या बोलते हैं 4.998 मिली एम्प का करंट वहां से जाएगा, 5 एम्पियर निकल के आ गया। सो अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर तुम्हारा 0.002 एम्पियर करंट जा रहा है, दैट मींस तुम्हारे पूरे के पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 फ्लो कर रहा है। 5 से कम हो जाए, हाँ। अरे समझने की कोशिश करो। ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं बैठ जाता हूँ। आई थिंक ये डिस्कशन थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है। सोचने की कोशिश करो क्या हो रहा है तुम्हारे पास। हाँ, यहाँ पे जब तुम्हारा 5 एम्पियर करंट तुमने भेजा, तब तुम्हारे गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट गया? 0.002। हाँ, और बाकी का 4.998 तुम्हारा साइड से चला गया। अब तुम 4 भेजोगे तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू अभी भी तुम्हारा 0.002 जाएगा क्या? नहीं रे, करंट डिवाइड होता रहेगा। 2 मिली एम्प तो उसका मैक्सिमम है, 0.002 उसका भी मैक्सिमम है। जब तुमने ओवरऑल 5 एम्पियर करंट भेजा, तब तुम्हारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू 0.002 मिली एम्पियर गया। जब तुम्हारा करंट कम हो रहा है तो ये भी 0.001, 0.0005 ऐसे करके कम होते जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर दे रहे हैं, दोनों के दोनों साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मेरे इस डिवाइस के अंदर 0.002 मिली एम्प करंट मेरे को दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, मेरे सर्किट के थ्रू 5 एम्पियर करंट जा रहा है। अगर 3 एम्पीयर जाएगा, हाँ, 2.5 एम्पियर अगर जा रहा है मान लो, पूरा नहीं जाएगा, डिवीजन होता रहता है। इट्स ऑलवेज डिवीजन। तुम्हारा देखो क्या बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ वाटर। पानी क्या करता है, पानी तुम्हारा अगर सोच के देखो, ठीक है, एक तरह से ये बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा इसको समझने के लिए। तुम्हारे पास एक नाला है, ठीक है, नाला बाइफरकेट होके दो अलग अलग भागों में जा रहा है। एक में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, एक में कम कचरा भरा हुआ है। ठीक है। बहुत सारा कचरा भरने का मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम कचरा भरने का मतलब है रेजिस्टेंस कम है। ठीक है। तो तुम क्या बोलना चाहते हो कि तुम्हारा जहां पे कचरा भरा हुआ है वहां से पानी जाएगा कि नहीं? क्या कम जाएगा, मगर जाएगा तो जरूर ना। हाँ, पानी का फ्लो जब मैक्सिमम होता है तो तुम्हारा मैक्सिमम करंट जो है तुम्हारा जो साफ नाला है उसके थ्रू जाएगा। कम नाले के थ्रू जितना वो मैक्सिमम कर सकता है उतना जाएगा, है ना? हाँ, जितना वो मैक्सिमम कर सकता है उतना जाएगा। मगर अगर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, लेट्स से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, तुम क्यों बोलना चाहते हो कि तुम्हारा अभी भी मैक्सिमम करंट जो भरा हुआ नाला है के थ्रू जाएगा? तुमने ओवरऑल पानी को कम कर दिया है ना, यू हैव रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर। 4 एम्पियर डाला तो तुम्हारा क्यों 0.002 मिली एम्पियर जाएगा उसके थ्रू? अरे मैक्सिमम करंट तुम्हारा जा सकता है, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर में इतना जा सकता है। हाँ, अरे हम लोगों ने चूज ही ऐसे किया है गैल्वेनोमीटर, तुमने डिजाइन ऐसे किया है कि इसके थ्रू तुम मैक्सिमम सिर्फ 0.002 मिली एम्पियर पास करा सकते हो। डिजाइन करते वक्त होता है ना ये।
ये तो 0.00 एम्पियर पास करेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना ही पास कर सकता है। तभी होगा जब पाँच पाँच एग्जैक्टली, उसको हम लोग कैलिब्रेशन बोलते हैं। उसको डिजाइन कैसे कर रहे हैं, हाँ डिजाइन के लिए ताकि 5 एम्पियर पे मैक्सिमम जाए। हाँ, 5 एम्पियर पे 2 मिली एम्पियर, हाँ एग्जैक्टली, 5 एम्पियर के लिए तुम्हारा मैक्सिमम 2 मिली एम्पियर जाएगा। फिर हमको निकालना हाँ, फिर उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा कैलिब्रेशन प्रोसेस होता है। तुम सबसे पहले जो गैल्वेनोमीटर खरीदते हो उसको तुम्हें कैलिब्रेट करना पड़ता है, तभी तुम्हारा रीडिंग जो है। ऐसा भी काम है मेरे को बनाना है। हम्म, ऐसे ना कि जब 5 एम्पियर करंट जाए हाँ, तो तब मेरा डिफ्लेक्शन जो है, हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ये बात। Now, the resistance H is equal to 0.002, 0.006 ohms is connected in parallel when with the galvanometer. The small resistance is connected in parallel because we have to decrease the resistance of the galvanometer so that the most of the current passes through it and it gives exactly the same value of current. Exact value of current तुम्हारा निकल के आ जाए। Understood? So ammeter बनाने के लिए galvanometer के across हमें क्या करना पड़ेगा, एक शंट को डालना पड़ेगा, ठीक है। अगला, conversion of a galvanometer into a voltmeter. The high resistance galvanometer, which is used to measure the potential difference between 2 points of a circuit, is known as a voltmeter. Voltmeter की खासियत क्या होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस डाल दो, तुम्हारा वोल्टमीटर बन जाएगा, खत्म। देखो, सीरीज में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में तुमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस वाला एक रेजिस्टर डाल दिया, जिसके कारण क्या हो गया, तुम्हारा करंट जो है कम जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। दैट्स हाउ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। To convert a galvanometer into a voltmeter, its resistance needs to be increased so that there is no potential drop across it, because with high resistance no current passes through it. हाँ, बहुत ज्यादा तुमने कचरा भर दिया उस नाले के अंदर, जिसके कारण पानी गया ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल टू द ब्रिम तुमने कचरा भर के रखा हुआ है, वो नाला पूरी की पूरी तरह से तुम्हारा ब्लॉक है। यही चीज यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर को तुम्हारा कितना करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है। वोल्ट मीटर को सिर्फ बहाव चेक करना होता है, पोटेंशियल चेक करना होता है, दो अलग अलग पॉइंट्स इन सर्किट के बीच में, उसके थ्रू कोई करंट जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर पैरेलल टू इट। एक हाई रेजिस्टेंस, वो तुम्हारा हाई रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलली प्लेस कर दे तो हमें एक वोल्टमीटर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A high resistance is connected in series with the galvanometer, then the value of R is given as। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, what will be the value of R? So R की वैल्यू निकालेंगे कैसे हम लोग, हाँ, ये सर ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ, तुमने जो है व्हाट हैव यू डन, सबसे पहले कैसे निकालोगे इसको बताओ। आर तो पता ही रेजिस्टेंस है। हाँ, रेजिस्टेंस पता है, मगर ये बताओ आई वांट टू नो हाउ दिस फॉर्मूला केम। सीरीज में तुम्हारा क्या सेम होता है, करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो एक और चीज है, एक पूरे के पूरे सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज तुम डाल रहे हो उतना ही तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, हाँ कि ना। सो हमने वोल्टेज डाला V, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना ड्रॉप हुआ तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा IG फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, IG इंटू जी, वोल्टेज इज इक्वल टू IG टाइम्स जी। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसके थ्रू तुम्हारा इतना क्या बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी तो थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो प्लस तुम्हारा आर टाइम्स इसके थ्रू भी कितना करंट फ्लो करेगा, IG करंट ही फ्लो करेगा। एक सीरीज के अंदर हमेशा सेम करंट फ्लो होता है तुम्हारे पास, तो यहां पे भी तुम्हारा IG निकल के आ गया। सो आर आई जी इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी। सो इन पूरे को तुम आई जी से डिवाइड कर दो, आर इज इक्वल टू वी माइनस आई जी, जी अपॉन आई जी इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी
कट गया तो तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया, V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, इस तरह से तुम अपने सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? तुम्हें मेजर करना है कितना वोल्टेज है, हाउ मच वोल्टेज डू यू वांट टू मेजर, वो तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लें इसको। हाँ, अब द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर इज हाउ मच। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, है ना, सॉरी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो सीरीज में हम लोगों ने रेजिस्टर ऐड किया है उसका रेजिस्टेंस, तो तुम्हारा G प्लस R के बराबर आ गया। The ideal voltmeter will have an infinite resistance. The full scale deflection current of a galvanometer of resistance 1 ampere is 5 milliamps. ये 5 milliamps क्या है हमारा, Ig का वैल्यू है, तो 5 milliamps is equal to Ig के बराबर है। हाँ, the full scale galvanometer G का वैल्यू क्या है, 1 ओम के बराबर है। How will you convert it into a voltmeter of range 5? तो again हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला को रटो मत। वोल्टेज सप्लाइड शुड बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप्ड। वोल्टेज सप्लाइड V है इज इक्वल टू आई जी टाइम्स जी माई प्लस तुम्हारा R टाइम्स आई जी। ठीक है, क्लियर है? सो R आई जी इज इक्वल टू V माइनस आई जी इंटू जी, सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ी नहीं, फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को डिराइव करके देख लो। ठीक है, वोल्टेज जितना तुमने डाला है उतना ही तुम्हारे सर्किट के अंदर ड्रॉप भी हो रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा, आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 5। सो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई जी की वैल्यू क्या है, 5 मिली एम्प्स, 5 अपॉन 0.005 माइनस 1। सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000, ये तो 1000 हो गया ना, 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू तुम्हारा 999 ओम्स। 999 ओम्स के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वेरी सिंपल इजी। हाँ, लास्ट क्लास में जो हमारा जो स्टक हुआ था, हाँ, मूविंग कॉइल और तुम्हारा गैल्वेनोमीटर वाला, वो सब कुछ इस बार सही हो गया। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 4 अलग अलग वीडियोस में खत्म कर दिया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है तुम्हारा, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तुम लोग मेरे से अगले क्लास में पूछ सकते हो कि कोई अगर डाउट आ रहा है कि नहीं। मैं इसका एग्जाम बहुत जल्दी से कंडक्ट करूंगा। ठीक है, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।